Hello guys, so welcome back in this new video lecture, and today we will going to discuss about a most important unit of chemistry, and that is chemical kinetics. जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा लास्ट चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करने करने जा रहे हैं, एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और आई होप इससे पीछे वाला जो चैप्टर था वो आपको प्रिपेयर हो गया होगा, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो देखते हैं क्या होते हैं केमिकल काइनेटिक्स। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? मतलब रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। ये हमारे चैप्टर का नाम है। अभी तो आपके क्लास 12th में चैप्टर ही होता है, आगे जाके ये क्या होती है जब हम एमएससी करते हैं तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाती है, एक यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है डिस्कस करते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि अगर हम कोई पूछते हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इसका मतलब क्या है, तो पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है क्या नहीं। तो पहले उसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अपन लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्या होती है रासायनिक बलगतिकी। तो मैं यहाँ पे पहले सुनो, मैं यहाँ पे क्या पढ़ता हूँ, इसके रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी। मैं आपसे पूछता हूँ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटा अब मान लो ये रिएक्शन होगी, तो क्या प्रूफ है होगी कि नहीं होगी? क्या मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, मैं तो कुछ भी लिख दूँ। यहाँ पे ये लिख दूँ सी प्लस 2H2। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 3H2 और मैं कह दूँ ये CH6 बन गया। और जबकि आपको पता है कि CH6 होता ही नहीं है, कार्बन 6 वैलेंसी सो ही नहीं करता। लिखने को तो मैं कुछ भी लिख दूँ, क्या प्रूफ है कि मतलब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? लिखने को तो मैं ये लिख दूँ सी और प्लस लिथियम, बना दूँ कुछ भी Cl कुछ भी बना दूँ, लिखने को तो मैं कुछ भी लिख दूँ, लेकिन ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कौन बताता है? ये बताती है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो हम उष्मागतिकी पढ़ेंगे वो हमें बताती है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी, ठीक है, मान लो अगर थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि ये वाली जो रिएक्शन है हमारी होगी, ठीक है, अब होगी तो कितनी तेज होगी? ठीक है, होगी अगर रिएक्शन तो कितनी तेज होगी, कितनी जल्दी होगी, स्पीड कितना टाइम लेगी, ये बात हमें कौन बताएगी? ये बताएगी हमें केमिकल काइनेटिक्स। तो ये बात समझ में आ गई ना कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो होने में कितना टाइम ले रही है, मतलब उस रिएक्शन का वेग हम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उस रिएक्शन का वेग कितना है, मतलब रेट कितना है। ठीक है, ये बात पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसका वेग कितना है, मतलब कितनी तेज रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है अगर रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन होगी तो कितनी तेज होगी। ठीक है, कितनी तेज होगी। ठीक है, और आगे होगी रिएक्शन या पीछे होगी, ये हमें कौन बताता है? ये बताता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था जब आप पढ़ेंगे तो वो हमें बताता है। एक चैप्टर अभी मिलेगा 11th में, आप सब पढ़ के भी आते हैं। ठीक है, वो हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, ये हमें बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो समझ में आया कि रासायनिक बलगतिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक बलगतिकी में हम यही बात करेंगे कि कोई रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, यही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी की। यही हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्टिंग में यही हेडिंग डालेंगे। मैं जैसे जैसे बताता हूँ उसी प्रकार से नोट प्रिपेयर करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक बलगतिकी। क्या लिखेंगे? वही लिखना है, रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जो जो स्टडी करते हैं वही लिख देंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा या वह इकाई जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यह एक प्रयोगात्मक इकाई होती है, मतलब
हम देख के नहीं बता सकते किसी रिएक्शन की हाँ इतनी स्पीड होगी, ठीक है, हम देख के नहीं बता पाएंगे हाँ ये 5 मिनट में हो जाएगी रिएक्शन। क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसके लिए क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है क्या, अगर a प्लस बी 5 मिनट में बनाएंगे सी, ठीक है, हम खुद नहीं बता सकते, ठीक है, ये बात तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, इसलिए इसे प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल इकाई भी कहते हैं। तो ये आप लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन, वेग का हो या दर कह लो, ठीक है, वेग और दर एक ही होता है, ठीक है। अभी हम वही मतलब उस पर डिस्कशन करेंगे, आज हमारा टॉपिक ही वही है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, ठीक है। ये आप पहले लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक गतिकी कहलाती है। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है, हमने पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कि अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक है, वेग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ये वही मतलब है कि कोई अभिक्रिया कितनी तेज हो रही है, उस अभिक्रिया की होने की स्पीड कितनी है, वही हमें पढ़ना है, उसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं या वेग कहते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों या उत्पादों की समय के साथ सांद्रता परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं, ठीक है। समझ लो कैसे देखते हैं, कोई मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिखी A प्लस B, ठीक है, और ये C बना रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ लो, A प्लस B क्या बना रहे, C बना रहे हैं, ठीक है, A प्लस B से C बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेग लिखना चाहूँ, रेट इसे R से कंपेयर करते हैं, ये बात समझ लो, तो इस अभिक्रिया का रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे, अभिकारक कौन से होते हैं, जो एरो के पहले, ये अभिकारक है, ये क्या प्रोडक्ट उत्पाद, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जो भी अगर मैं अभिकारक के सापेक्ष रेट लिखूंगा तो माइनस लगा के लिखूंगा, ये बात ध्यान रखो, तो माइनस डी किसकी सांद्रता, अभिकारक की, तो अभिकारक क्या है ए, और बी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये ए, मतलब इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ए की सांद्रता, सांद्रता कितना है, कितने ग्राम है, कितने मोल है, वही सांद्रता, तो बटे dt, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, माइनस डी बटे dt। अगर जब भी मैं अभिकारक लिखूंगा तो माइनस, ठीक है, अब प्लस नहीं फिर बराबर, ये भी रेट हो सकती है, अब ये भी b के सापेक्ष अगर मैं लिखूं तो माइनस db बटे dt, ठीक है, समय के सापेक्ष, कि मतलब b समय के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है, मतलब 5 ग्राम यहाँ डाला तो मान लो 10 मिनट बाद कितना ग्राम घट गया, ये बात, ठीक है, प्रोडक्ट घटता जाता है, मतलब रिएक्टेंट अभिकारक जो होते हैं वो घटते जाते हैं और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ये होता है ना। अगर मैं यहाँ इसको आप प्रोडक्ट भी लिखूं तो क्या लिखूंगा, dc बाई dt, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, ये घट रहा है ना, ये स्टार्टिंग में मान लो 5 ग्राम ये डाला, ये भी 5 ग्राम डाला, तो ये 5-5 ग्राम डाले, ये घटते रहेंगे ना, तभी तो प्रोडक्ट बनता रहेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखी जाती है अभिक्रिया का दर, कैसे लिखी जाती है, ऐसे, ठीक है। तो ये एक बात आप समझ लो, अगर किसी, ठीक है, अगर मैं लिखूं अभिक्रिया का, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर, दर का हो या वेग का, ठीक है, बराबर या आर बराबर क्या होती है, dx अपॉन dt, ठीक है, ये बहुत ही पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx अपॉन dt, जहाँ x बराबर क्या, x बराबर सांद्रता है किसकी, अभिकारक की भी हो सकती है, सांद्रता अभिकारक की या उत्पाद किसी की भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, b के सापेक्ष, c के सापेक्ष, a के सापेक्ष, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, अभिक्रिया की दर बराबर dx अपॉन dt। आपसे पूछेगा कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को, सांद्रता परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष सांद्रता परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे r से पकड़ करते हैं या ना लिखें, r से पकड़ जो भी जो मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया की दर बराबर dx बटे dt, या ऐसे मान लेंगे, माना किसी अभिकारक की सांद्रता x है, ये कोई रिएक्शन मान लेंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे,
लिखने हैं अभिक्रिया के बराबर dx बटे dt। मैंने ये कोई रिएक्शन माना a प्लस बी गिव्स सी, ये अभिकारक है, a प्लस बी मिलकर सी बना रहे हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी माइनस डी बाई डी टी। एक बात बस याद रखेंगे कि जब भी हम अभिकारक के टर्म में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ए के सापेक्ष लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी बराबर, अगर बी के सापेक्ष लिखेंगे तो डी बाई डी टी बराबर डी सी बाई डी टी। ठीक है, जब प्रोडक्ट है उनके सापेक्ष लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, कोई नेगेटिव की जरूरत नहीं है। नेगेटिव क्यों लगाया ये क्लियर होना चाहिए सबको। नेगेटिव क्यों लगाया है? नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि जो रिएक्शन आगे जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे इनकी मात्रा घटती रहती है। स्टार्टिंग में आप जितना प्रोडक्ट मतलब जितना रिएक्टेंट लोगे समय के साथ वो घटता जाएगा, उतना ही प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। और रिएक्टेंट जो है ये घटते जाते हैं, जो अभिकारक है वो घटते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाया है। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। नोट करो इसे, नोट करो, फिर रेस करूं मैं, नोट कर लो। ओके, रेस करो, रेस करो, ओके रेस करना, ठीक है, नोट कर लो। चलो एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कुछ तो क्या क्या एग्जांपल, एग्जांपल कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के जैसे मैं तुम आपको उससे कह दूं N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हैबर विक्टर अमोनिया की। यहाँ पे Fe और मोली बन जाए तो हमें पता है क्या बन जाता है 2NH3 अमोनिया बन जाती है N2 प्लस 3H2 हैबर प्रोसेस द्वारा। अब मैं कहता हूँ कि आपसे इस रिएक्शन की मुझे रेट लिख के दिखाओ। ठीक है, इस रिएक्शन की रेट लिखो, तो कैसे लिखोगे, देखो वेरी इजी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का दर क्या होगा, बराबर क्या होगा, देखो ये क्या है N2, ये समझ लो N2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dN2 बाई dt प्लस की माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये अभिकारक है। ठीक है, बराबर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे d किसकी H2 बाई dt प्लस की माइनस। एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट है, ये समझ लो कोई भी कोफिशिएंट है, ठीक है, कोई भी इसके आगे है जिसे या कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री है, तो उसको बटे में यहाँ पे ले आते हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रेट लिखी जाती है, याद रखिए। ठीक है, 1/3 dH2/dt ये कैसे आता है, ये आप जब आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे ये कैसे आता है। इसके लिए आपको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वो यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, जब पढ़ना चाहे तो उसके लिए फिर अलग ही है, कुछ आपको बहुत ज्यादा डीपली इसका मतलब डीपली जाना पड़ेगा, वहां तक डेरिवेशन करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखिए कि क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस रहेगा कि माइनस, ये भी तो रिएक्टेंट है तो माइनस का 1/3 dH2/dt बराबर, यहाँ पे भी 2 है तो 1/2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे d/dt, यहाँ पे तो प्लस रहेगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या है NH3। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, दूसरा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। दूसरा देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स HNO, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर की, अभी आगे पढ़ेंगे। 2HCl मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे याद आ जाए कि सर ने यहाँ एक बार कहा था कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बताता कैसे। ठीक है, H2 प्लस Cl2 2HCl, रेट लिखनी है आपको, लिखो, ट्राई करो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, बहुत ईजी है। देखो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो यहाँ H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, देखते हैं यहाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगी, माइनस dH2/dt, हाइड्रोजन के सापेक्ष इसके सापेक्ष लिख लेंगे, और नेगेटिव क्यों लगाया क्योंकि ये अभिकारक है, बराबर Cl2 के सापेक्ष लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 तो है नहीं कुछ, तो 1/, करेगा कुछ नहीं करेगा, ऐसे माइनस का d Cl2 की कंसंट्रेशन बटे dt, ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब क्या है कि Cl2 कितना लिया गया, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, सांद्रता इसकी कितनी है वो चीज। ठीक है, ये Cl2/dt ऐसे। अगला मैं इसका इधर, अब यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे 2 है तो 1/2 कर लेंगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, d/dt, और क्या प्रोडक्ट है हमारा HCl। ठीक है, बस हो गई, ऐसे ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन में लिखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया सभी को,
रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, नोट करो इसे, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर इसे नोट करेंगे, नोट करो फिर रेज करता हूँ। ओके रेज करो, चलो रेज करता हूँ, नोट कर लो। ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप सभी को कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अब यूनिट देखते हैं क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसमें मापी जाती है, क्या यूनिट होती है इसकी, देखते हैं। अभिक्रिया के वेग की इकाई, वेग की इकाई के ये भी याद रखेंगे, अभिक्रिया के वेग की इकाई। देखते हैं तो अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है रेट, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है अभी बताया मैंने आपको। रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं dx बटे dt होता है, अभिक्रिया का वेग होता है dx बटे dt। ये होता है ना, x क्या होता है सांद्रता किसी भी प्रोडक्ट की या उत्पाद की, क्या dx बना गया था सांद्रता। अब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मात्रा क्या होता है, सांद्रता के बहुत से मात्रा में आपको एक ही है, क्या रखना है मोल पर लीटर, ठीक है। मान लो 1 लीटर में कितने मोल हैं किसी के, वही सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता का मात्रा क्या हो गया, सांद्रता बराबर होता है मोल पर लीटर, हिंदी में लिख लेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। ये किसका मात्रा हो गया सांद्रता का, तो यहाँ रख दूंगा मैं, तो क्या देगा मोल पर लीटर, ठीक है। समझ में गया, ये सांद्रता का मात्रा मैंने रख दिया। और बटे में क्या है टाइम, समय का मात्रा सेकेंड, समय का मात्रा सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, तो ये क्या आ गया सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नीचे था ही, तो अगर मैं ऊपर ले तो ये होगी इसकी इकाई। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई किस प्रकार से आई वो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लिख भी सकते हैं, लिखना चाहिए किस प्रकार से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या आई है मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स मतलब लीटर बटे में, और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हमारी इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई समझ में आई सभी को, क्योंकि जो सांद्रता होती है वो मोल पर लीटर में, सांद्रता का रखेंगे मोल पर लीटर में, ठीक है। तो सांद्रता की इकाई मैंने रख दी ये x है, ये x की जगह पे मैंने रख दिया मोल पर लीटर, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट ही अपन dt मतलब डिफरेंशिएशन है, अवकलन है उससे मतलब, ठीक है। ऊपर क्या है सांद्रता और नीचे क्या है टाइम, तो सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर और नीचे टाइम की इकाई तो सेकंड होती है, ठीक है। तो सेकंड भी चला जाए तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर सेकंड और पर लीटर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इकाई, याद रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ओके नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो, ओके चलो। तो इकाई हो गई, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। और कुछ पॉइंट लिखेंगे, और कुछ पॉइंट लिखे, जितने भी पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट लिखते जाएंगे। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई ये भी पॉइंट लिख लेंगे नोट्स में, क्या लिखेंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभिक्रिया की या के वेग, वेग कहो या दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये बात, ठीक है। मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। ये अभिक्रिया के वेग की इकाई हो गई। आगे देखो, जो अभिक्रिया का वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत तेज जो रिएक्शन होती है उनके लिए नहीं होती, ठीक है। ये बात समझ लो, या हम उनकी स्टडी करेंगे। देखो जैसे समझ लो कोई भी आयनिक रिएक्शन होती है, जैसे मान लो AgNO3 प्लस यहाँ पे NaCl ले लो, ठीक है। ये क्या है आयनिक रिएक्शन है, कैसी आयन आयन में रुक जाती है, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, आयनिक रिएक्शन है ना। तो ये बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से। यहाँ AgNO3 डाला, यहाँ NaCl डाला, फटाक से रिएक्शन हो गई।
तो बहुत तेज रिएक्शन होती है, AgCl बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, ठीक है, AgCl बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है बहुत तेज, फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट क्या वेरी फास्ट, बहुत तेज रिएक्शन होती है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन इनका रेट हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और देखो ये होगी बहुत फास्ट और बहुत ऐसे जैसे वेरी वेरी स्लो, जो वेरी स्लो होती है, जैसे कौन सी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे मोर्चा लगना, कितने दिनों में जाके मोर्चा लग पाता है ना, लोहे पे मोर्चा लगना, जंग लगना, जैसे संक्षारण क्रिया कहते हैं ना, तो लोहा कितने दिन पड़ा रहता है और तब जाके उस पे मोर्चा आता है। तो बहुत तेज रिएक्शन का हम वेग नहीं डिटरमाइन कर सकते, बहुत स्लो रिएक्शन का वेग हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो कैसी रिएक्शन, जिनका वेग नॉर्मल हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम केवल उन्हीं रिएक्शन का वेग निर्धारण कर सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन, उन्हीं रिएक्शन की बातें करेंगे जिनका वेग मीडियम हो, ठीक है। ये नहीं आयनिक रिएक्शन बहुत तेजी से होती है तो उनका हम वेग निर्धारण नहीं कर पाते, ठीक है। हो गया, जैसे मान लो AgNO3 NaCl, हम एक्सपेरिमेंट करने गए, 2 सेकंड में रिएक्शन ही हो गई, एक्सपेरिमेंट कहाँ से करेंगे। और ये इनको अगर हमने इनकी स्टडी करनी स्टार्ट की, अब 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने यही देख रहे हैं कब आयरन पे मोर्चा लगेगा, कब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत तेज रिएक्शन की स्टडी नहीं कर पाते और बहुत स्लो रिएक्शन की भी स्टडी नहीं कर पाते। ये प्रोसेस इतने स्लो ही होते हैं, 1-2 महीने में जाके मोर्चा लगता है आयरन पे, ठीक है, तब हम उसकी स्टडी नहीं करते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो बीच की रिएक्शन है, जो जिनका वेग ना तो ज्यादा तेज है ना ही कम है, उन रिएक्शन की बातें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जो आयनिक रिएक्शन है ये बहुत तेज होती है, आयनिक रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, ठीक है। जैसे NaCl, NaCl को अगर वाटर में डालो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, क्या स्टडी कर पाओगे उससे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो यही बात है, जो भी आयनिक रिएक्शन होती है उनकी हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे, और जो भी मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं उनकी भी बात यहाँ नहीं कर पाते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो केवल नॉर्मल स्पीड होती है जिस रिएक्शन की, उन पे ही बात करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब आगे बातें करते हैं कुछ, चलो समझ में आया है ना, ओके ओके। और देखते हैं, चलो और बताएंगे लिया, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है वो हमने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा, आई होप, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। चलो आगे देखते हैं, एक टर्म और पढ़ते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, अभी बताना हूं ये क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस क्या मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट के बनने की दर, कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बनना है रिएक्शन में। और डिसअपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं वो कितनी तेजी से घट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभिकारक घटते ही अभिक्रिया में और प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो देखते हैं कैसे, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलो जैसे मान लो ये रिएक्शन है N2 + 3H2, मैं यही रिएक्शन आपको बता रहा, इजी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2NH3, 2NH3। मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या क्या निकाल के दिखाऊं मैं, इसकी पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका। दूसरा आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखनी है, रेट ऑफ अपीयरेंस। अगला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हिंदी देख लीजिएगा क्या होती है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ, तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, लिखने में कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन d - dt और यहाँ पे N2 है ना, ये हो गई इसकी, यहाँ पे बराबर इसकी देखते हैं -d/dt, यहाँ पे कितना है 3 है तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा और क्या
इसकी कंसंट्रेशन टू ये होगी। प्रोडक्ट कितना है 2, तो 1/2 और यहाँ पे तो प्लस ही रखते हैं NH3 और यहाँ पे D/dt। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन सबको लिखना आ गया, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या लिखते हैं, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, सुनो मेरी बात। अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बनना है, हमें रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं। रेट ऑफ अपीयरेंस में रिएक्टेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे, प्रोडक्ट से। किससे लेना देना है, प्रोडक्ट से। तो देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, इसके सापेक्ष लिख दो रेट इसकी, तो क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगी, ये लिख दो 1/2 d dt और NH3, ये हो गई हमारी रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर डिसअपीयरेंस लिखनी तो इसके सापेक्ष लिख दो बस, वेरी। तो क्या लिखेंगे 1 सॉरी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो d/dt। और लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी पूछता हूँ क्या, बराबर d/dt और यहाँ पे 1/3 और क्या H2। सही है ना, सही है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अभी नहीं सही है, अब सही है। ठीक है, अब सही है। नेगेटिव जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो सारा खेला चौपट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, प्रोडक्ट के सापेक्ष हम रेट लिखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, हम सॉरी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है वो रिएक्टेंट के सापेक्ष लिखेंगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस है वो किसके, प्रोडक्ट के सापेक्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। नोट कर लो इसे, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो, ओके नोट कर लो फिर आगे बढ़े, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया गया है 2 × O5 4 × 2 + O2। इसका क्या करना है हमको, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। करेक्ट, देखो क्या निकालना है, फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस और तीसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये बात ध्यान रखिए। तो तीनों चीजें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो 2 है ना, तो 1/2 ये रिएक्टेंट है, तो -D/m2O5। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या पे dt, ये प्रोडक्ट है तो 1/4 पॉजिटिव मिलेगा d/dt, और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन है NO2 की। ऐसे यहाँ पे 1/4 d सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, d/dt और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उभर के आना, उभर के आना, उभर के कौन सा आ रहा है, मतलब बन के कौन सा आ रहा है, ये प्रोडक्ट ही तो बनना है, तो यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट की गई, ये वाली दोनों उठा के यहाँ 1/4 d/dt, केवल प्रोडक्ट से लेना देना, ऑक्सीजन बराबर d/dt, यहाँ पे ऑक्सीजन की सॉरी NO2 है ना, तो यहाँ पे O2 की कैसे, ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस की बात करूँ तो नेगेटिव लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, माइनस ये वाला जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1/2 d/dt N2O5। ठीक है, ये किसकी हो गई, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है। इस प्रकार से लिखेंगे जो रेट ऑफ किसकी अपीयरेंस क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, ओके रेस करो, ओके चलो चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ तक समझा कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है। ठीक है, तो एक देखो देखो रेट ऑफ, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्षणिक, क्षणिक या इंस्टेंटेनियस, क्षणिक अभिक्रिया वेग, क्षणिक अभिक्रिया वेग, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षणिक अभिक्रिया वेग, क्या बोलते हैं, क्षणिक या तात्क्षणिक लिखते हैं यहाँ पे, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग या इंस्टेंटेनियस। और एक होती है ओवरऑल वेग, संपूर्ण अभिक्रिया वेग। तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, मान लो माना किसी रासायनिक, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है,
मैं ऐसे बता देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या होता है मैं ऐसे बता देता हूँ। तात्क्षणिक अभिक्रिया में क्या, किसी भी स्टेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेंट पर इतने मिनट पर क्या वेग होता है, यहाँ में उसका जैसे अभिक्रिया का वेग क्या लिखता हूँ मैं, अभिक्रिया का वेग क्या लिखता हूँ, अभिक्रिया का वेग पैसे लिखता ना एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी या डी एक्स अपॉन डी टी लिखता ना, डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या है, किसी क्षण पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, ये बात है। यही बोलता है तात्क्षणिक क्षण, किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग। अब ओवरऑल में अगर देख तो सीधे लिख सकता हूँ, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर x बटे टी। x क्या है, सांद्रता, ठीक है, समय, समय के साथ अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को ही तो कहते हैं अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो x अपॉन टी लिख सकते हैं या dx अपॉन dt, दोनों बात सही है, ठीक है। ये वाला तात्क्षणिक वेग है, ये ओवरऑल वेग है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग, कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। अगर तात्क्षणिक वेग, अगर जब भी डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो ये dx अपॉन dt यूज कर लेंगे। और इसकी अब मैं ग्राफ देखता हूँ, ठीक है, आगे दोनों बात में नोट कर लेंगे। अभिक्रिया ये यहाँ पे लिख रहा है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, यहाँ पे केवल अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की दर होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो मेनली तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेनली तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक होती है सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता या प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, ठीक है। और दूसरी किस पे डिपेंड करती है, दूसरी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मेनली तो दो ही फैक्टर है जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो दो तो होते ही होते हैं, कौन से, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो सांद्रता पर और किस पर, टेम्परेचर, तापमान पर डिपेंड करती है। और कुछ फैक्टर देखते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला है फैक्टर कौन सा, अभिक्रिया के प्रकार, कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, इस पे निर्भर करता है, लिखेंगे किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एजियोमेट्रिक प्लस NaCl बहुत तेज रिएक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये एक आयनिक रिएक्शन है। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है वो बहुत स्पीड से होती है, बहुत तेज से, मतलब उनका वेग बहुत तेज होता है। दूसरी रिएक्शन में बताता है N2+3H2, ये ज्यादा तेज नहीं होती, स्लो होती है, 2NH3 आराम से, मीडियम साइज। और मैंने कहा लोहे पर जंग लगना 2-3 महीने में जाके लगता है लोहे पे जंग, मतलब बहुत स्लो है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। और ये जो N2+3H2 ये मॉडरेट है, मॉडरेट, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। तो इसका मतलब है जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पे निर्भर कर सकता है, निर्भर कर सकता है कि रेट किस प्रकार की रिएक्शन करा रहे हैं। आयनिक रिएक्शन है, कोवेलेंट रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या देखो, आयनिक रिएक्शन की रेट हमेशा ज्यादा होगी किससे, कोवेलेंट रिएक्शन से, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये कैसी है, कोवेलेंट रिएक्शन है ना, आयन में थोड़ी टूटेगी ना, ये G+NO3 में टूट जाएगी, नहीं टूटते। तो ये इसकी रेट कम होगी इससे, ये बात ध्यान रखिए। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन, उनका वेग ज्यादा होता है किससे, कोवेलेंट रिएक्शन से, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर अभिकारक की भौतिक अवस्था, ठीक है। जो हमने अभिकारक लिए हैं, जिनकी सहायता से हम रिएक्शन करा रहे हैं, जो अभिकारक होते हैं हमारे, उनकी भौतिक अवस्था पे भी निर्भर करता है। मान लो अगर तो गैस मॉलिक्यूल लिए तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगी, तो सॉलिड लिए तो उससे कम, तो लिक्विड लिए वो भी, तो क्या सबसे ज्यादा कौन, सबसे तेज किसकी होगी रेट ऑफ रिएक्शन, गैस, लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। जैसा मान लो मैंने यहाँ पे कहा ए सॉलिड लिया, ठीक है, प्लस बी भी क्या लिया, ठोस सॉलिड, और यहाँ पे सी बना है, ठीक है, सपोज सी बना है। और फिर मैंने ए यहाँ पे लिया लिक्विड, बी भी लिया लिक्विड द्रव, और यहाँ पे फिर सी बना है, कुछ भी मान लो लिक्विड बना है। यहाँ पे मैंने ए लिया गैसियस, गैस अवस्था में, बी भी कैसे लिया, गैस अवस्था में, और सी भी बन गया गैस। अब मैं पूछूं जल्दी कौन सी रिएक्शन होगी, तो जल्दी ये वाली रिएक्शन होगी ना, क्योंकि गैस के अब दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, सभी जल्दी गैस से जल्दी रिएक्ट करती है, गैस से जल्दी रिएक्ट करती है, तो इसलिए क्या ये वाली रिएक्शन जल्दी होगी। इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की, फिर उससे ज्यादा लिक्विड की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। तो जो गैस की रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अभिकारक की भौतिक अवस्था पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर करती है,
गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। ये लिखिए। अगला पॉइंट उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक तो आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घटा देते या बढ़ा देते, ठीक है। या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो परिवर्तित कर देते हैं वेग को, क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देंगे या तो बढ़ा देंगे। जो उत्प्रेरक घटा देते हैं वेग को उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और जो बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, वो उत्प्रेरक पर भी निर्भर करता है। तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग है वो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। यदि हम धनात्मक उत्प्रेरक लेते हैं तो वो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक लेते हैं तो वो अभिक्रिया का वेग घटा देता है। लिख लेंगे ना, यही बात यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। 3 फैक्टर हो गए, आगे देखते हैं। इन्हें नोट करो, नोट करो जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चौथा फैक्टर, चलो रेस करो। ओके, चौथा फैक्टर देखते हैं। 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर, अगर टेम्परेचर, तापमान की बात करते हैं, किसकी, तापमान, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। अगर क्या होगा, समझो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी या स्लो होगी, ये बताओ। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीटिंग करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ती है। यहाँ पे लिख देंगे सामान्यता, ताप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, जनरली देखा गया है, ठीक है। जनरली देखा गया है, इतना नहीं कि हाँ जितना ताप बढ़ा है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जनरली यह देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर, ठीक है। इस बारे में एक आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि रेट कैसे निर्भर करती है तापमान पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें इतनी ही चर्चा करनी है कि ताप पर किस प्रकार से ये निर्भर करनी है, ठीक है। तो क्या है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इसे समझने के लिए हम ऐसे जैसे क्या करते हैं, अगर क्या करो चीनी घोल रहे हैं वाटर में, ठीक है, तो ऐसे जल्दी नहीं घुल रही, हीट कर दो, उस टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा दो तो क्या हो जाएगी, जल्दी घुल जाएगी ना। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, मतलब पानी और जो चीनी की जो रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, जो चीनी घुल रही थी, डिसोसिएट हो रही थी उसमें, उसकी रेट बढ़ गई, इसलिए चीनी जल्दी से डिसॉल्व हो गई, ये समझ लो, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो क्या लिखेंगे, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर 5, सांद्रता, इसके बारे में क्या कहना है बताइए। सांद्रता के बारे में क्या कहना है, सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी, सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी, सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। देखो क्या होता है, जनरली देखा गया है कि सांद्रता बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है। सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जनरली है अभिक्रिया का वेग, सामान्यता ऐसा देखा गया है, लेकिन सभी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सामान्यता आपको लिखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जब हम क्या करते हैं सांद्रता बढ़ाते हैं तो वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो, ना बढ़ेगी ना घटेगी, पर जनरली ये देखा गया है कि सांद्रता अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देती है, ठीक है। हम जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, लेकिन बिल्कुल ये कंफर्म बात नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल कंफर्म बात नहीं है कि सांद्रता का वेग, एक्सपेरिमेंटल ऐसा देखा गया, हमने कुछ जैसे मान लो A प्लस बी सी, इसको ऑब्जर्व किया, ये एक रिएक्शन थी, यहाँ पे ऑब्जर्व किया K प्लस M, यहाँ पे M बन गया, अगली रिएक्शन N प्लस P, यहाँ पे S, ठीक है, कोई भी 3 रिएक्शन थी, हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया इस पे, तो देखा हाँ जैसे जैसे हमने सांद्रता बढ़ाई A और B की, क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई,
इसको देखा, इसमें सांद्रता बढ़ा रहे घट गई है, और इसमें देखा रेट ऑफ रिएक्शन कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात समझ, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो सांद्रता पे जनरली तो ज्यादातर रिएक्शन होती है उनमें बढ़ती है। ठीक है, अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो उनका अभिक्रिया का वेग बढ़ता रहेगा, ज्यादातर रिएक्शन ऐसी देखी गई। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनमें क्या होता है, घटा देता है। ठीक है, अगर हम सांद्रता बढ़ा देंगे रिएक्टेंट की तो घट जाएगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनमें आप चाहे सांद्रता बढ़ाओ या कम करो कोई मतलब नहीं, जितनी रेट है उतनी ही रेट रहेगी। तो ये बात अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़े, नोट करो। ओके, रेस करें, चलो रेस करते हैं। तो इतनी बातें हमने की, ठीक है, इतनी बातें हमने की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया के दर कहो या अभिक्रिया का वेग कहो। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं। हम एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद ओवर करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद ओवर करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। उससे पहले पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो मैंने रासायनिक बलगतिकी में आपको फर्स्टली बताया कि रासायनिक बलगतिकी में हम क्या करेंगे, हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे कि कोई अभिक्रिया कितनी तेज हो रही है, कितनी तेज नहीं हो रही है, क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि कितनी तेज रिएक्शन हो रही है, कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है, उसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो केमिकल काइनेटिक्स होती है ये प्रयोगात्मक इकाई है। क्या होती है प्रयोगात्मक इकाई, मतलब हम देख के नहीं बता पाएंगे हाँ 5 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी, 5 मिनट में चाय बन जाएगी, 10 मिनट में चाय बन जाएगी। ठीक है, ये बात क्या करते हैं वो हमें वो पे डिपेंड करती है, बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि कितनी जल्दी बनेगी कितनी जल्दी नहीं बनेगी, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हमें। ठीक है, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे कि M2 पड़ा H2 पड़ा 10 मिनट में अमोनिया बन जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या होता है हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं, रेंज में बता सकते हैं, और वो भी तब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देख के नहीं बता सकते हैं। हम कुछ हो रहा है देख के बताने के 5 मिनट में हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए क्या एक एक्सपेरिमेंटल इकाई है। ठीक है, फिर हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग कहो या अभिक्रिया की दर, ये क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, जो अभिक्रिया का दर होता है, वो कुछ नहीं होता है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। ऐसे लिखेंगे आप, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या उत्पाद अणुओं के सांद्रता या सांद्रण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। मान लो अगर कोई एक N2, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 3H2 तो 2NH3। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखना है, रिवाइज करा रहा हूं एक बार। यहाँ पे कुछ है नहीं तो ऐसे DN2 इसकी और dt, रिएक्टेंट होता है तो माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट होता है वो 1/3 में आ जाएगा। बात आपको माइनस डी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिवाइड में dt, ये प्रोडक्ट है तो 1/2 यहाँ पे प्लस लगेगा तो प्लस लगाओ, यहाँ ना लगाओ, -3/dt। तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से लिखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है। तो मैंने बताया कि रेट ऑफ अपीयरेंस में मतलब प्रोडक्ट कितनी तेजी से बनना है, रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगी ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगी, ये जितने भी जो रिएक्टेंट है कारक उनके सापेक्ष अगर हम रेट लिखेंगे तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को या समय के साथ सांद्रण परिवर्तित होता है उसकी दर को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, आगे मैंने बताया कि अभिक्रिया की वेग किस किस बातों पर निर्भर करता है, ये बात मैंने आपको बताई कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि रिएक्शन की प्रकृति, किसकी होता है, प्रकृति, यहाँ पे लिखता है नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन कि अभिक्रिया कैसी है। मैंने बताया अगर आयनिक रिएक्शन होगी तो बहुत स्पीड से होगी, कोवेलेंट रिएक्शन होगी तो कम स्पीड से।
ये बात बताएं, ठीक है। किस प्रकार की रिएक्शन हो तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि भौतिक मतलब फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट की, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट मतलब जो अभिकारक आप ले रहे हो और रिएक्शन कराने के लिए जो जो प्रोडक्ट अभिकारक ले रहे हो, जो जो चीजें ले रहे हैं, तो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। ठोस अवस्था ले रहे हो उनकी, द्रव अवस्था ले रहे हो या गैस ले रहे हो। तो अगर हम गैस अवस्था लेंगे तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखें। गैसों में सबसे जल्दी रिएक्शन, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठोस में सबसे देर में रिएक्शन होगी। तो ये बात मैंने आपको बताई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गैस में सबसे तेज, उसके बाद लिक्विड में मतलब द्रव में, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी सॉलिड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पॉइंट है वो उत्प्रेरक पर, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये बात तो उत्प्रेरक भी निर्भर कर रही है, ठीक है। जैसा उत्प्रेरक डालोगे उसी प्रकार से रेट बढ़ेगी या घटेगी। धनात्मक उत्प्रेरक डालोगे तो रेट को बढ़ा देगी, ऋणात्मक उत्प्रेरक डालोगे तो रेट को घटा देगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट मैंने बताया टेम्परेचर। तो मैंने जनरली आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो मैंने बताया कि सांद्रता बढ़ाओगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सामान्यतः ऐसा देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है सांद्रता बढ़ाने पर भी, लेकिन कतई जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाए। मैंने बताया कि ज्यादातर रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ठीक है। अदरवाइज बहुत रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें चाहे कितनी भी सांद्रता बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं होगा, और बहुत रिएक्शन ऐसी होती है कि अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो उनकी रेट घट भी सकती है। लेकिन जो ज्यादातर रिएक्शन होती है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए हम लिखते हैं कि सामान्यता वर्ड यूज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सामान्यता ऐसा देखा गया है कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। लेकिन अगले पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कुछ रिएक्शन की वेग घटता है और कुछ रिएक्शन का वेग चेंज ही नहीं होता, ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होती है। तो मैं बताता यूनिट में आपको बता दी मोल सांद्रता, मोल सॉरी यहाँ पे रिएक्शन में यही होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन x/2 या dx/dt लिखते हैं ना, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ये क्या सांद्रता की यूनिट मोल पर लीटर ना, और इसका सेकंड तो ये आ जाएगा। तो मोल ये लीटर पर जाएगा, लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, ये हो गई इसकी यूनिट होगी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत तेज रिएक्शन की नहीं डिटरमाइन करते हैं, वो बहुत स्लो रिएक्शन की डिटरमाइन नहीं करते। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वहां से आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट्स बनाओ इसके और अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।